नमस्कार, रामात मैथ्स क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने वैदिक गणित के अंतर्गत एकाधिकन पूर्वेण तथा एक न्यूनियन पूर्वेण के बारे में हमने बहुत ही अच्छी समझ बनाई थी। इसके साथ ही हमने वैदिक गणित के द्वारा किस तरह से एकाधिकन पूर्वेण का इस्तेमाल करके हम संख्याओं को जोड़ सकते हैं, ये भी हमने सीखा था। इसके साथ ही हमने एक न्यूनियन पूर्वेण के द्वारा घटाने की क्रिया किस तरह से की जाती है, तो वो भी हमने बहुत ही सरल तरीके से सीखने का प्रयास किया था। तो जो साथी पहली बार इस चैनल के साथ जुड़े हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो उनसे मैं निवेदन करूंगा, सबसे पहले तो आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही जो बेल आइकन है आप उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपके रीड से संबंधित जो कंटिन्यू जो वीडियो बन रहे हैं सिलेबस वाइज, चैप्टर वाइज, तो उनसे आप कहीं भी वंचित नहीं होंगे और उनका नोटिफिकेशन होगा वो आपको समय पर मिल जाएगा। साथ ही आपसे निवेदन रहेगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें और अपने साथियों के साथ शेयर भी करें, ताकि जिस तरह से आप बेनिफिट ले रहे हैं उसी तरह उनको भी इसी तरह से बेनिफिट मिल सके और कुछ उनको भी मदद हो सके। तो आज के वीडियो में हम वैदिक गणित के द्वारा गुणा किस तरह से किया जाता है, इसको हम बहुत ही बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए वीडियो की शुरुआत पिछले वीडियो के अपन दोहरान से एक बार पुनः कर लेते हैं कि पिछले वीडियो में हमने क्या क्या सीखा था। एक बार देखिए, हम वापस एक चर्चा करें तो पिछले वीडियो में हमने एक तो ये देखा था कि एकाधिकन क्या होता है। ये हमने बहुत ही सरल तरीके से देखा था कि एकाधिकन क्या होता है। इसके साथ हमने ये भी देखा था कि एक न्यूनियन क्या होता है। ठीक है, ये दो चीजें हमने बहुत ही सरल तरीके से देखी थी, क्योंकि ये कक्षा 3 में दिया हुआ था, इसको अपन बहुत सरल तरीके से समझा था। इसके साथ ही हमने कक्षा 4 में जो दिया हुआ है, जैसे एकाधिकन पूर्वेण क्या होता है, ये भी हमने देखा था। उसके साथ ही हमने ये भी चर्चा की थी और इसको बेहतर तरीके से समझने की कोशिश की थी कि एक न्यूनियन पूर्वेण क्या होता है। ठीक है, तो ये चीजें हमने पिछले वीडियो में अच्छे से समझी है। हाँ, जो साथी पहली बार चैनल के साथ जुड़े हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आज का वीडियो देखने से पहले आप एक बार पिछला वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आज का जो वीडियो हो बिल्कुल इसी पर ही निर्भर है। तो जिन पर आपको ये चीजें नहीं आएंगी, बेसिक चीजें, तब तक आज का वीडियो जो होगा वो आपको बेहतर तरीके से समझ में नहीं आएगा। उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से भी वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए वापस लौटते पर मित्र, तो ये चीजें हमने देखी थी। इसके साथ ही हमने जो देखा था कि एकाधिकन पूर्वेण के द्वारा जोड़ने की क्रिया किस तरह से की जाती है, ये हमने बेहतर तरीके से सीखी थी। साथ ही हमने ये भी देखा था कि एक न्यूनियन पूर्वेण के द्वारा घटाने की क्रिया हम किस तरह से कर सकते हैं। तो इतनी चीजें हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर ली थी। ठीक है, तो इसी को अपन आगे बढ़ाते हुए एक बार पुनः अपन वहीं से शुरू करते हैं वीडियो की, कि हमने एक जो प्रश्न जो देखा था एक न्यूनियन पूर्वेण के द्वारा, हमने ये समझा था। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए एक कोई प्रश्न दिया हुआ है, मान लीजिए 753 में से मुझे 295 माइनस करने। ठीक है, अब ये देखिए सामान्य नहीं करना, अपन वैदिक विधि से इसको घटाने का प्रयास कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में जैसा हमने बिल्कुल किया था वही काम यहाँ में करके आपको विवाह पुनः अपन इसको दोहरान भी कर देंगे, और इससे आगे जो चैप्टर जो शुरू होगा, वास्तव में मुझे जो सिखाना है वो चीज इससे आगे आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए पहले इस प्रश्न को अपन करते हैं। इसको देखिए, जैसे यहाँ पर हमने देखा 3 में से 5 जो है माइनस नहीं होंगे। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था, हमने क्या किया था, हमने ये किया था कि इसके जो पूर्व जो अंक है उसको हमने एक न्यूनियन का निशान लगाया था। ठीक है, इसको हमने एक न्यून निशान लगाया था। उसके बाद में हमने क्या किया था, 3 में से 5 माइनस नहीं होते तो हम क्या करेंगे, इस 5 का परम मित्र जो है उसको हम इस 3 में जोड़ेंगे। ठीक है, तो 5 का परम मित्र क्या है, हमने देखा हुआ है कि 5 का परम मित्र कौन सा होता है, 5 ही होता है। तो 5 में हमने 3 जोड़ दिए, कितने हो गए, 5 और 3 8। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़े, यहाँ पर ये कितने हैं, अब 4 है। अब 4 में से 9 माइनस नहीं हो सकते, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा। इसके पूर्व जो संख्या है उसको हमें एक यूनियन करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें 4 में से 9 को माइनस न करके 9 का जो परम मित्र अंक है कौन सा है, हम सभी जानते हैं कि 9 का परम मित्र क्या है, 1। तो इस 1 को 4 में हम जोड़ के लिख देंगे, तो 1 और 4 कितने हो गए, 5। ठीक है, और यहाँ पर अब हो गए, क्या हो गए, 6। 6 में से 2 को माइनस हम कर सकते हैं, तो यहाँ क्या बच गए, 4। ठीक है, तो ये तो हुआ वैदिक विधि से घटाना। कब, जब हमें कौन सी प्रक्रिया अपनी, हमने एक न्यूनियन पूर्वेण के द्वारा हमने घटाना सीखा है। ठीक है, अब देखिए समस्या कब आएगी, जब अगला मैं प्रश्न एक ले रहा हूं आपके सामने। मान लो प्रश्न हमारे सामने ये होता कि 900 में से अगर मुझे 773 माइनस करने होते। ठीक है, कौन सी विधि से, अगर वैदिक विधि से अगर इसको माइनस करना होता तब हमारे सामने इस तरह से करने में शायद दिक्कत आएगी। ठीक है, क्यों आएगी दिक्कत, देखिए अपन इसी विधि से इसको करके देखते हैं एक बार। तो सबसे पहले देखिए 0 में से 3 तो माइनस नहीं हो सकते, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके पड़ोसी को एक न्यूनियन करना पड़ेगा। ठीक है, एक न्यूनियन कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इस 3 का जो परम मित्रांक है कौन सा है, 7। 7 को 0 में मैंने प्लस कर दिया, कितने आ गए, 7।
यहाँ तक तो हमारी बात सही है। अब देखिए समस्या कहाँ आएगी, अब यहाँ पर आएगी कि अब जीरोस का एक न्यूनन हम कैसे करें। ठीक है, अब देखिए वैदिक गणित जो है उसमें कहीं भी माइनस वाले अंक नहीं चलते। ठीक है, क्योंकि अपने तो हम तो ये जानते हैं कि जीरो से एक अगर कम करना हो तो हम जानते हैं कि जीरो से अगर एक माइनस करना हो तो हम कैसे करेंगे, जीरो माइनस एक करेंगे तो माइनस का एक आता है। ठीक है, ये तो कब आता है, जब हम अभी की जो गणना कर रहे हैं जहाँ पूर्णांकों की हम चर्चा करते हैं उसमें अपने ये आता है। ठीक, लेकिन वैदिक गणित जो है वो बिल्कुल इस जीरो से नीचे तो नहीं चलता। तो अब यहाँ समस्या आएगी कि हम इस विधि के द्वारा, वैदिक विधि के द्वारा इस घटाने को कैसे करें। तो यहाँ हमारे दिक्कत आ सकती है। तब हमारे ये जो एक न्यूनन पूर्ण वाली जो प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर काम नहीं करेगी। ठीक है, तो अब इस प्रश्नों को अपन करेंगे कैसे, ये भी तो हमारी दिक्कत आएगी। तो इस प्रश्न को करने के लिए अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पर जब शून्य वाला जब भी माइनस करना हो, ठीक है, कब अगर एक अंक तक है तब तक तो अपन कर सकते हैं। अगर मान लो इस जीरो की जगह अगर यहाँ पर अगर कुछ दूसरा दिया हुआ होता, मान लो यहाँ पर अगर 2 लिखे हुए होते, ठीक है, तब तो हमें दिक्कत नहीं आती क्योंकि हम इसका एक न्यूनन कर देते। अब इसका एक न्यूनन कर देते तो यहाँ क्या हो जाता है, ये 2 की जगह 1 हो जाता और फिर हम यहाँ से आगे प्रक्रिया कर सकते थे। ठीक है, समस्या कब आती है, जब हमें जीरो के पास एक दूसरा जीरो और मिल जाए और अब उसको अपन एक न्यूनन तो नहीं कर सकते, तब इसकी दिक्कत आएगी, तब ये प्रश्न ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो अब इस प्रश्न को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो एक न्यूनन जो पद्धति है इस पद्धति से ये प्रश्न नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा, केवल जो जीरो वाले जो प्रश्न है जहां आपके ऊपर संख्या 0 0 में दी हुई है, तो वो अंक जो है वो एक न्यूनन पद्धति से इसको सॉल्व अपन नहीं करेंगे। इसके बजाय इसमें जो अपन पद्धति लगाए वो कौन सी लगाएंगे, एकाधिकन पूर्ण वाली पद्धति लगाएंगे। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा भाई एकाधिकन पूर्ण वाली तो जो प्रक्रिया हमने देखी थी वो तो जोड़ने में देखी थी। ठीक है, तो घटाने में इसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, तो कुछ भी नहीं है, विशेष नहीं है। तो ये एकाधिकन पूर्ण, देखिए अब इसमें आपको याद क्या रखना है कि एक न्यूनन पूर्ण जो लगाना है, आपको जो एक न्यूनन जो करना है पूर्व वाले को, वो तो किसको करना है, ऊपर वाले अंक में किया जाता है। ठीक है, लेकिन एकाधिकन का मतलब ये है कि हम जो है एकाधिकन जो करेंगे वो किसको करेंगे, हम इसको कम नहीं कर सकते, हम यहाँ पर इसको 1 बढ़ा देंगे। किसको बढ़ाएंगे, यानी हम जीरो को तो एक कम नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इस ये जो 7 जो है किसका, 3 का जो पूर्व अंक है इसको हम एकाधिक लगा सकते हैं। देखिए बहुत ही छोटा सा प्रयोग है, यानी यहाँ पर न लगकर पॉइंट कहाँ लगता है, थोड़ा नीचे लग जाएगा। यानी अगर यहाँ होता तो इसका एक न्यून होता और यहाँ पर इसके ऊपर लगा हुआ तो ये एकाधिक है, अपन जानते हैं। अब यहाँ पर प्रक्रिया तो वही करेंगे। अब देखिए अब क्या करेंगे, जीरो में से हमें 8 माइनस करने हैं। ठीक है, तो अब जीरो में से 8 माइनस नहीं होगा तो क्या करेंगे, वही काम यहाँ पर एक न्यूनन कर देंगे। ठीक है, अब देखिए आपके कंफ्यूजन हो जाएगा, एक जगह तो हमने एकाधिकन लगा दिया और एक जगह न्यूनन लगा दिया। तो आप ध्यान रखें ये हम दोनों काम ऐसे एक साथ नहीं करने हैं आपको। ठीक है, वैसे सामान्य रूप से तो होता है, लेकिन यहाँ पर जो आपने एकाधिक वाली ही हम पद्धति काम में ले रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एकाधिक ही लगाएंगे। यहाँ पर हम एक न्यूनन का प्रयोग नहीं करेंगे, ये भी हमें ध्यान रखना। ठीक है, ऐसा नहीं भाई यहाँ से तो हमने एकाधिक लगा दिया और यहाँ हम एक न्यून कर दें। ठीक है, वैसे फर्क कुछ भी नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पर अगर एक कम कर देंगे तो 8 में से 5 माइनस कर देंगे, और अगर हम इस पे एकाधिक लगा देंगे तो 9 में से 6 माइनस कर देंगे। ठीक है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हम एकाधिकन का प्रयोग करेंगे तब दोनों जगह क्या लगा देंगे, हम एकाधिक लगाते हुए चलेंगे। ठीक है, अब एकाधिक लगेंगे कहाँ पर, ये याद रखना, ये नीचे वाली संख्याओं पे लगेंगे। अब देखिए यहाँ से माइनस कर दीजिए, जीरो में से कितने माइनस करना है हमको, 8। तो जीरो में से 8 माइनस तो नहीं होंगे, तो 8 का परम मित्र क्या है, 2। 2 को जीरो में जोड़ दीजिए, जीरो में 2 जोड़े कितने हो गए, 2। ठीक है, अब यहाँ पर 9 में से मुझे कितने माइनस करना है, 6। तो 9 में से 6 आसानी से माइनस हो जाए, पीछे क्या बच जाएंगे, 3। तो ये हमारी घटाने की क्रिया हो जाएगी वैदिक विधि के द्वारा। ठीक है, इस प्रश्न को आप और अच्छे से समझते हैं। मान लो इससे भी अगर बड़ी संख्या हो, अगर मुझे 7000 में से 3726 को माइनस करना है। ठीक है, अब ये प्रश्न कैसे होगा, बिल्कुल वैसे ही होगा, ये एक न्यूनन पूर्ण से तो नहीं होगा। किससे होगा, ये एकाधिकन पूर्ण से ही होगा। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो क्या करेंगे अपन, जीरो में से 6 माइनस नहीं होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, जीरो के एक न्यून तो अपन नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, 2 का एकाधिक लगाएंगे। ठीक है, 2 पे एकाधिक लगा दिया मैंने। अब यहाँ पर मुझे जीरो में क्या करना है, 6 का जो परम मित्र है उसको जोड़ना है। तो परम मित्र क्या है, 4। जीरो में 4 जोड़ दिए, ये हो गए 4। यहाँ पर जीरो में से 3 माइनस नहीं हो सकते, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आगे एकाधिक लगाना पहला तो। ठीक है, अब मुझे जीरो में से 3 माइनस करने है, मुझे 3 का परम मित्र क्या है, 7। 7 को जीरो में जोड़ दिए, कितने हो गए, 7। अब यहाँ पर वही जीरो में से 8 माइनस नहीं होंगे तो मुझे एकाधिक लगाना है।
अब 0 में से इस 8 का परम मित्र कितना होता है? केवल 2। 0 को 2 में जोड़ दिया, यहाँ गए 2। अब यहाँ पर 7 में से मुझे 4 माइनस करने, 7 में से 4 माइनस कर दिए, कितने बच गए? 3। तो इस तरह से हम घटाने की क्रिया कर सकते हैं। यानी कहने का अर्थ ये है कि घटाने की जो क्रिया है वैदिक विधि में एक का द्विकेन पूर्वेण इससे भी की जाती है और एक न्यूनन पूर्वेण इससे भी की जाती है। दोनों ही विधियों से करना अपन अच्छे से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम गुणा करने की जो वैदिक विधि जो है निखिलम सूत्र से हम गुणा करने की जो पद्धति है उसको हम समझते हैं कि भाई वैदिक विधि से हमने जोड़ना देखे सीख लिया और घटाना भी हमने सीख लिया। अब हम सीखते हैं कि भाई गुणा कैसे किया जाता है। तो इस गुणा को सीखने से पहले हमें पहले तो 2 चीज देखिए हमारे दिमाग में आनी चाहिए। एक तो ये निखिलम जो अंक है ये क्या होता है, एक तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, एक तो निखिलम अंक का पता होना चाहिए, इसके साथ एक दूसरा जो आता है एक चरम अंक आता है। ठीक है, ये शब्दावली जो है वैदिक ये हमें आनी बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बिना हम ये गुणा वाली जो प्रक्रिया इसको अपन बेहतर तरीके से समझ ही नहीं पाएंगे। अब देखिए निखिलम अंक क्या होता है और चरम अंक क्या होता है। जैसे अपन एक संख्या लेते हैं, जैसे एक संख्या ले ली मैंने केवल 4, 2 और 6, 426। ठीक है, तो अब इसमें पहले तो हम ये देखते हैं कि इसमें निखिलम अंक कौन सा होता है। तो देखिए 426 जो है इसमें देखिए 4 जो है, 2 जो है और 6 जो है, तीनों अलग अलग जो है ये सारे कहलाता है निखिलम अंक। ठीक है, जब तक वो अलग अलग है इनको हम क्या कहते हैं? निखिलम अंक। और चरम अंक कौन सा होता है? चरम अंक तो बिल्कुल सीधा साधा है, जो इसके इकाई का अंक जो है जिसको हम क्या कहते हैं? इकाई का अंक जो है वो कहलाता है इसका चरम अंक, ये वाला। ठीक है, तो चरम अंक तो कौन सा हो जाएगा? केवल 6, ये तो है चरम अंक। और निखिलम अगर कहें तो इसमें 4 भी निखिलम अंक है, 2 भी निखिलम अंक है और 6 जो है वो भी क्या है? निखिलम अंक है। ठीक है, बहुत छोटी सी जानकारी है लेकिन देखिए छोटी सी जानकारी भी बहुत जरूरी है क्योंकि देखिए कंपटीशन प्रश्नों में कई बार इतना सा ही प्रश्न आ सकता है कि एक संख्या दे दे उसमें ये पूछ ले कि इसमें से चरम अंक कौन सा है। ठीक है, और फिर छोटी सी जानकारी के अभाव में फिर हमारा प्रश्न गलत हो जाए तो ऐसा भी बिल्कुल देखिए हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। अपना तो देखो एक ही टारगेट है कि इस बोर्ड पर वो सारी चीजें आनी चाहिए जो कहीं ना कहीं प्रश्न के रूप में आपके सामने पेपर में आ सकती है। यही हमारा टारगेट है ताकि हमारा कुछ भी इसमें गलत नहीं हो। ठीक है, तो देखिए आपसे हमेशा निवेदन ये रहता है कि आप वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करें। बहुत ही छोटी छोटी जानकारी कई बार जो है हमारे नुकसान भी करवा सकती है। तो बिल्कुल मैं देखो हर एक छोटी चीज को भी बोर्ड पे लेने की पूरी कोशिश करता हूँ, तो आप भी बहुत ध्यान से हर चीज को नोट करते जाइए। ठीक है, ये तो हो गया निखिलम अंक और दूसरा हो गया चरम अंक। ठीक है, अब जो अगली चीज जो अपने को उस गुणा में जो काम आएगी वो आएगी विचलन। जो शब्द जो काम में आएगा इस विचलन का हमें बहुत ज्यादा उपयोग करना पड़ेगा कि विचलन क्या होता है। ठीक है, अब देखिए विचलन, अब यहाँ से नई चीज आ गई विचलन क्या है। तो देखिए अपन किसी संख्या के द्वारा इसको समझना है विचलन क्या है। जैसे मैंने एक संख्या लिखी है 12, बहुत छोटे से अपन शुरू कर रहे हैं इसको कि 12 जो संख्या है, अब इसमें विचलन का अर्थ है क्या। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले तो इसमें अपने पिछले देखा था, पिछले वीडियो में भी देखा था कि एक आधार अंक आया था। ठीक है, क्या होता है? एक आधार अंक जो है यानी किस आधार पर हम विचलन ज्ञात करेंगे ये हमें देखना पड़ेगा। अब देखिए आधार क्या होता है, तो वैदिक गणित में जो आधार कैसे चलता है, आधार या तो 10 का आधार होता है या 100 का आधार होता है, यानी 10 का जो गुणांक है 1000, 10,000, ये जो सारे हैं ये वैदिक गणित में आधार कहलाते हैं। ठीक है, यानी 10 का आधार भी हो सकता है, 100 का आधार हम ले सकते हैं, 1000 का ले सकते हैं, 10,000 का आधार भी हम ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आधार का पता कैसे चलेगा हमें कि इसमें 10 का आधार है कि 100 का आधार है, तो वो देखिए संख्या देख के ही हमें मालूम पड़ जाएगा। जैसे हम इकाई दहाई जो समझते हैं उसी तरह, जैसे ये इकाई और दहाई है तो दहाई का मतलब इसमें 10 का आधार रहेगा। अगर मान लो संख्या 3 अंकों की है, जैसे 375 लिखा हुआ है अगर, तो इसमें आधार क्या होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब इसमें 100 का आधार हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो 4 अंकों की संख्या है, जैसे 4750 है, तो उसमें आधार कौन सा हो जाएगा? 1000 का। ठीक है, तो ये तो हो गई आधार की बात। अब हम समझते हैं विचलन क्या है। तो विचलन जो है वो बिल्कुल सिंपल सा है कि संख्या जो है, जो भी संख्या दी हुई है, ठीक है, और उसके आधार का जो अंतर है वो कहलाता है विचलन। ठीक है, आप इसको अच्छे से एक बार नोट कर लीजिए। देखिए ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको शायद गाइड में नहीं मिलेगी। गाइड में बिल्कुल सीधे से आपको जो गुणा के जो तरीके दे देंगे और आप उससे सीधे ही लिखेंगे वो आधार इतना है और उसका उपाधार इतना है और उसका विचलन इतना है। लेकिन सबसे पहले ये चीजें अपने क्लियर होनी जरूरी है, तभी अपन प्रश्नों को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, विचलन का अर्थ क्या है? जो संख्या जो दी हुई है उसमें और उसका आधार का जो अंतर है वो कहलाता है विचलन। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने संख्या लिखी है जैसे 12, तो 12 का विचलन क्या होगा? तो पहले तो ये देखो 12 का आधार क्या होगा। 12 जो संख्या है, ठीक है, तो इसके लिए पहले तो इसका आधार देखना पड़ेगा अपन को, इसका आधार क्या होगा। तो 12 का आधार तो क्या होगा? हमने देखा है इकाई दहाई 2 ही अंक है, तो इसका
कितना होगा आधार, 10 का ही आधार होगा, यानी विचलन जो होगा वो कितना होगा, 12 में से 10 माइनस कर दिए यानी 2। ठीक है, अब देखिए विचलन में आप एक चीज और नोट कर लीजिए कि हमारा जो विचलन जो है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। ठीक है, यानी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों कैसे हो सकते हैं, ये तो जैसे मैंने 12 का लिखा, 12 की जगह मान लो 8 होता तो 8 तो वैसे एक अंक की ही संख्या है, लेकिन कम से कम इसमें गुणा में जो आधार है वो कम से कम अपन 10 का आधार लेके ही करते हैं। ठीक है, तो 8 अगर संख्या लिखी हुई है तो उसका देखिए संख्या तो क्या है 8, उसमें से अपन आधार को अगर घटाएं तो हमारा आंसर क्या आता है, -2 आ जाता है। ठीक है, यानी विचलन जो होगा वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही रूपों में आ सकता है, धनात्मक भी आ सकता है और ऋणात्मक भी हमें प्राप्त हो सकता है। ठीक है, दोनों ही चीजें प्राप्त होगी, हमें क्या करना है, संख्या को आधार में से घटाना है। ठीक है, ये तो हुई एक बात। अब चलिए बात आती है, जैसे मैंने 375 लिखे हैं, क्या लिखा है मैंने 375, तो 375 का विचलन कितना होगा, अगर ये प्रश्न आ जाए तो अगर आप तो सीधा अगर यही मैं रटा हूं आपको कि नहीं संख्या में से बस आधार आप घटा दीजिए आपका विचलन आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 375 में से का आधार तो क्या होगा, इकाई दही सैकड़ा, यानी मुझे 100 घटाने, तो इसका विचलन कितना आ जाएगा, 275। ठीक है, अब ये तो आपको आंसर कहीं विकल्प में दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो फिर अभी समस्या आ जाएगी कि भाई सर ने तो ये बताया है कि विचलन का अर्थ क्या है, संख्या में से आधार घटाना है, लेकिन यहाँ पर अगर हम आधार को ही घटाएं तो हमारा आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, अब गलत क्यों आता है, क्योंकि आधार देखिए वह 100 है, अब हम इसमें क्या करना पड़ता है, जैसे संख्या जो है 100 से अगर अधिक है, 100 से अधिक का तात्पर्य क्या है, जैसे एक 100 से अधिक तक कितनी भी, जैसे 170 है, 175 है, 189 तक है, 199 भले ले लो। ठीक है, तो ये जो संख्या है ये जब तक ये 200 से कम है तब तक तो ये 100 के आधार में अपन इसका विचलन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही संख्या 200 के पास में आ जाती है, ठीक है, 200 के पास आते ही हम इसको माइनस जो करेंगे वो 200 में से माइनस करना पड़ेगा हमें। जो आधार जो है वो इसका आधार हम क्या लेंगे, 100 की जगह यहाँ 200 लेंगे, तब उसको क्या कहेंगे, तो आधार तो देखिए यही है, उसके साथ में इसको बोलते हैं उप आधार। क्या बोला जाता है इसको, उप आधार बोला जाता है। अब उप आधार का मतलब ये है कि जैसे अगर ये संख्या मुझे जैसे 375 दिख रहा है, क्या है 375, तो 375 का विचलन कितना होगा, तो वो मुझे कैसे पता चलेगा, तो पहले तो मैं ये देखूंगा कि देखिए इकाई दही सैकड़ा, सैकड़ा मतलब ये 100 का आधार तो है ही है। ठीक है, लेकिन 100 के आधार में भी ये कितने 100 है वो मुझे देखना पड़ेगा, यानी 100, 200, 300 कितने हैं, 300 से ये अधिक है। हम जब आधार जो देख रहे 100 का मतलब वो सैकड़े में देख रहे हैं, कितने सैकड़े से अधिक है वो हम देखेंगे, तब जाके हमें विचलन इसका मालूम पड़ेगा। यानी हमें जो है इसका आधार अपन जो अगर 375 की बात करें तो उसमें मुझे ये देखना पड़ेगा कि इसका आधार तो है 100, आधार तो कितना है इसका 100, क्योंकि ये 3 अंकों की संख्या है। उसके साथ में मुझे इसका उप आधार भी देखना पड़ेगा, यानी उप आधार कितना है इसका, यानी 100 का जो है गुणांक कितने में है, 100, 200, 300, यानी उप आधार जो है वो है इसका 3, यानी 100 आधार है और 3 जो है वो इसका है उप आधार। तो अगर संख्या अगर केवल आधार से अगर उसका विचलन नहीं निकलता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, आधार और उप आधार का गुणा करके फिर हम संख्या में से माइनस करेंगे। ठीक है, यानी देखिए वापस यहाँ पर दोहरा रहे हैं, मैं अच्छे से लिख रहा हूँ कि बोर्ड भर गया है। देखिए विचलन का अर्थ क्या है, अगर सिंपल सी संख्या है, अगर वो केवल आधार से ही कुछ अधिक या कम है तो हम क्या करेंगे, संख्या को उस आधार में से माइनस करेंगे। ठीक है, और अगर संख्या जो है वो आधार से बड़ी है तो वहां पर हम क्या करेंगे, जो आधार है साथ में उसका जो उप आधार है उन दोनों का गुणा करके फिर अपन माइनस करेंगे। ठीक है, तो हमें उसका विचलन प्राप्त हो जाएगा। ये दोनों ही चीजें आपको नोट करनी चाहिए। तो यानी 375 का अगर मैं विचलन कहूं तो कितना होगा, 100 का 3 से गुणा करें, 300 इसमें से मुझे कम करने हैं, मतलब इसका विचलन जो आएगा वो कितना आएगा, 75। ठीक है, तो ये चीज आप देखिए अच्छे से समझ लीजिए कि निखिलम अंक तो कौन सा है, सारे जो अंक है प्रत्येक जो अंक है वो सारे निखिलम अंक है। चरम अंक कौन सा होता है, जो इकाई का अंक है वो चरम अंक होता है। ठीक है, इसका जो विचलन जो है वो क्या होता है, आधार और जो संख्या जो है उसका अंतर जो है वो कहलाता है विचलन। ठीक है, ठीक है, अब उसके बाद में अगर उसके साथ में अगर उपाधार भी है तो अपन उसका गुणा करके फिर उसमें से विचलन ज्ञात करेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और विचलन को अपन थोड़ा सा और समझने का प्रयास करें। जैसे एग्जांपल मेरे सामने जैसे संख्या लिखी हुई है, क्या है 13 लिखी हुई है, तो 13 का आधार क्या होगा, तो हम देख सकते हैं इकाई दही कितना होगा, इसका आधार तो होगा 10। ठीक है, उपाधार की तो इसमें जरूरत ही नहीं है, तो इसका विचलन कितना होगा, हम संख्या में से आधार को माइनस कर देते हैं, इसका विचलन जो आ गया वो तो आ गया +3। ठीक है, अगर संख्या क्या हो 8 हो
तो 8 में भी आधार तो क्या रहेगा भाई, 10 का ही आधार रहेगा, क्योंकि ये 10 से थोड़ा सा कम है, तो अपन 10 को ही आधार मान के इसको करेंगे, उपाधार की इसमें भी जरूरत नहीं है। तो इसका विचलन कितना होगा, संख्या में से अपन आधार को माइनस कर देते हैं, यानी 10 से कितने 2 कम है, यानी इसका विचलन जो हो जाएगा वो माइनस का 2। ठीक है, अब जो 23 जो है, तो 23 में आधार तो क्या लेंगे, वही 100 का आधार तो नहीं हो सकता, किसका होगा, 10 का ही आधार रहेगा। अब ये संख्या जो है वो 10 के बजाय क्या है, 20 से ज्यादा है, तो अपन इसमें उपाधार क्या लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मुझे ये करना है, 23 में से मैं माइनस क्या करूंगा, 10 को नहीं करके 10 को उपाधार से गुणा करूंगा, 10 दूनी कितने हो जाएंगे, 20, यानी 20 अपन इसमें से कम कर देंगे, तो इसका जो विचलन आ जाएगा वो क्या होगा, +3। ठीक है, तो ये चीजें अपन को समझने की जरूरत है। अब जैसे 78 है, अब 78 में अपन आधार क्या लेंगे, तो 78 में जैसे मैंने आधार तो ले लिया 10 का। ठीक है, तो अब मुझे इसका उपाधार कितना होगा, 10 7 70, 7 का लेना पड़ेगा, तब जाके 70 से मुझे मालूम पड़ेगा 70 से ये कितना अधिक है। तो मैं इसमें से 70 माइनस करके देखूंगा, यानी 70 से ये 8 अधिक है। ठीक है, अब इसमें चाहूँ मैं देखिए 78 जो है वो 80 के करीब है। ठीक है, तो मैं इसमें उपाधार 8 भी ले सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसमें उपाधार क्या हो 7 की जगह अगर 8 लेता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो 78 में से जो है आधार और उपाधार कितने हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे, तो मुझे विचलन जो मिलेगा वो माइनस का 2 मिलेगा। ठीक है, यानी ये कहीं बिल्कुल फिक्स नहीं है कि मुझे उपाधार उसका क्या लेना है या उसका आधार क्या लेना, आप कुछ भी ले लीजिए, उसके हिसाब से ही आपका विचलन निकलेगा। ठीक है, अब आगे बढ़े, जैसे 92 है, तो 92 में क्या होगा, अगर मैं चाहूँ तो आधार इसका 10 लो, तो उपाधार मुझे कितना लेना पड़ेगा, 9 लेना पड़ेगा। तो जब अपन ऐसे गुणा वाले जो प्रश्न जब करेंगे, तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हमारे पास उपाधार छोटे से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तब जितना छोटा होगा उतना हमारा प्रश्न जल्दी होगा। तो हम ये यहाँ पर अगर मैं क्या लिखूँ, अगर इसको 10 के गुणांक में अगर करना चाहूँ, आधार अगर 10 लिखूँ, तो उपाधार मुझे कितना लिखना पड़ेगा, 9 लिखना पड़ेगा। इसके बजाय अगर मैं 92 देखिए 100 के करीब है, तो इसका आधार अगर मैं 100 मानूँ, ठीक है, तो मुझे उपाधार मानना ही नहीं पड़ेगा, और इसका विचलन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 92 में से 100 माइनस, यानी 100 कितने कम है, -8, यानी 8 कम है 100 से, तो इसका विचलन जो हो जाएगा वो माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, यानी कहने का अर्थ ये है कि हमें आधार और उपाधार ऐसे मानने हैं जिससे हमें विचलन कम से कम मिले। ठीक है, तो अगला जो है जैसे 105 है, तो इसमें तो बिल्कुल सीधा ही दिख रहा है कि आधार क्या हो जाएगा, इसका 100 हो जाएगा, और विचलन जो होगा वो कितना होगा, 100 से 5 ज्यादा है तो +5 हो जाएगा। अगर 123 है तो भी कोई समस्या नहीं है, वही आधार कितना होगा इसका 100, और 100 से कितना अधिक है, 23 अधिक है, तो 23 लिख देंगे हम। ठीक है, अब आगे बढ़े, जैसे 218 है, तो अब यहाँ पर हमें 100 आधार मानेंगे तो विचलन कितना आ जाएगा, 118 आ जाएगा, तो इतना अधिक नहीं आना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आधार 100 मानेंगे, तो इसका उप आधार कितना मान लेंगे, 2, ताकि ये 100 के बजाय क्या हो गया, 200 हो गया। तो 200 से ये कितना अधिक है, 18 अधिक है, तो इसका विचलन जो हो जाएगा वो +18 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से लास्ट जो है, जैसे मैंने लिया 998, अब इसमें अगर अपन चाहे इकाई दही सैकड़ा है, तो ये 100 का आधार लेंगे, तो वही बात होगी कि मुझे उप आधार कितना मानना पड़ेगा, 9। तो इसकी बजाय मुझे ये दिख रहा है कि ये तो 1000 के बिल्कुल करीब है, तो मैं इसको 1000 आधार मान के इसको अगर विचलन निकालूंगा, तो मुझे विचलन जल्दी मिल जाएगा। कितना है, 1000 से केवल 2 ही कम है, तो इसका विचलन जो है वो -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई सारे विचलन की। अब अपन सीधे आगे बढ़ते हैं और अपन निखिलम सूत्र से गुणा कैसे करते हैं उसको अपन समझते हैं। तो एक हमारे सामने एक प्रश्न है, जैसे मुझे 14 और 12 का गुणा करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि निखिलम सूत्र जो है वो उसमें लगेगा जब हमारे दोनों संख्याओं के जो आधार है वो समान होने चाहिए। ठीक है, यानी अलग अलग आधार होंगे तो ये निखिलम सूत्र उसमें नहीं लगेगा, उसके लिए अपन दूसरा विधि हमें काम में लेनी पड़ेगी। लेकिन देखिए आपके 5वीं तक के जो कोर्स है उसमें केवल निखिलम सूत्र से ही गुणा दिया हुआ है, तो अपन उसी के बारे में चर्चा करेंगे, अनावश्यक दूसरा चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, तो निखिलम सूत्र में क्या होना चाहिए, दोनों का आधार जो होगा वो क्या होगा, एक ही होगा। यानी जहाँ दोनों संख्या देखिए 14 और 12 है, तो दोनों का आधार क्या होगा, सीधा सा दिख रहे हैं। हम यहाँ आधार पर हमने बहुत चर्चा की ली, दोनों क्या है, 10 का ही आधार है दोनों में। ठीक है, तो दोनों का आधार तो क्या है, 10। अब देखिए निखिलम सूत्र से हम गुणा करने के लिए हमें क्या करना है, इसका एक तरीका है प्रॉपर। देखिए पहले तो हमें क्या करना है, दोनों जो संख्या है उनको हमें ऐसे लिखना है, 14 और यहाँ लिख दिया मैंने 12। ठीक है, दोनों संख्या लिखनी, और उसके साथ में हमें यहाँ पर क्या लिखना है, इसका विचलन लिखना है। क्या लिखना है यहाँ पर हमें, यहाँ तो संख्या लिखनी है, देखिए एक तरफ तो हमको संख्या लिखनी है और साथ में यहां पर क्या लिखना है, इसका विचलन। ठीक है, तो पहला काम तो हमें ये करना है। तो संख्या तो मैंने लिख दी, देखिए कौन किस किस संख्या गुणा करना है, 14 और 12 का करना है, तो मैंने 14 लिख दिया और 12 लिख दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इनके विचलन लिखने हैं। तो देखिए विचलन कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि इसका आधार कितना है, 10, तो ये 10 से देखिए कितने ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो इसका विचलन हो गया +4।
12 है तो ये 10 से कितने ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो इसका विचलन हो गया प्लस का 2। ठीक है, ये तो हाँ हमारा एक का। ठीक है, ये पहला काम कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब देखिए हमें याद तो देखिए अब इसके 2 भाग यहाँ पर करने हैं। कितने भाग करने हैं हमें यहाँ पर, 2 भाग करने हैं। अब पहले भाग में हमें क्या लिखना है, हमें या तो हम इस 14 और 2 इन दोनों को प्लस करो, ठीक है, और या हमें 12 और 4 को प्लस करना है। ठीक है, दोनों में से आप कोई किसी को भी करो, आपके समान ही आंसर आएंगे। देखिए अगर मैं 14 और 2 को अगर प्लस करूं तब भी हमारा आंसर कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। ठीक है, और अगर मैं इसकी जगह अगर 12 + 4 लिखूं तब भी मेरा आंसर क्या आएगा, आगे 16 ही आएगा। ठीक है, तो दोनों में से आप कोई भी एक यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक, अब दूसरे भाग में हमें क्या करना है, दोनों जो विचलन है, दोनों विचलन का हमें गुणा करना है। +4 का और +2 का हमें गुणा करना है। बस इतना सा काम करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए तो यहाँ तो हम प्लस कर देते, 14 और 2 कितने हो गए, 16, और यहाँ पर मैंने 4 और 2 का गुणा कर दिया, 4 दूनी कितने हो गए, 8। तो हमारा जो आंसर है इस लाइन को आप हटा दीजिए, 168 जो है वो हमारा आंसर आ गया। यानी वैदिक विधि से जो गुणा जो प्रक्रिया जो करते हैं वो सामान्य प्रक्रिया से बहुत ही छोटी होती है, बहुत ही जल्दी इसके आंसर आते हैं। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा जो प्रश्न है, जैसे मुझे 15 और 13 का गुणा करना है, ठीक है, तो वहां पर मुझे संख्या तो वैसे लिखनी है जैसे पिछले प्रश्न में लिखी थी हमने। क्या करना है, दोनों संख्याओं को ऐसे नीचे लिखना है। ठीक है, 15 और 13 मैंने लिख दिया। अब साथ में मुझे क्या करना है, इसका विचलन लिखना है। तो पहले तो मुझे देखना पड़ेगा इसका आधार क्या है। तो आधार तो मुझे यहाँ पर बिल्कुल सिंपल ही दिख रहा है, इकाई दाई दोनों में दाही अंक यानी 10 का ही आधार है। तो अपन आधार तो क्या मान लिया मैंने, 10 मान लिया। तो 15 का तो विचलन कितना हो जाएगा, 10 से कितने ज्यादा है, 5 ज्यादा है। 13 के लिए आधार क्या विचलन कितना हो जाएगा, 10 से 3 ज्यादा है। तो ये दोनों के मैंने विचलन लिख दिए। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे इसके 2 भाग करने। अब मैं चाहूँ तो 15 में 3 जोड़ दूं, कितने हो जाएंगे, 15 और 3 18। और अगर मैं चाहूँ 13 में 5 जोड़ो तो भी कितने होंगे, 18। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिए 15 + 3। ठीक है, और यहाँ पर क्या करना है, मुझे +5 का और +3 दोनों का गुणा करना है। ये तो कितने हो गए, 15 और 3 18 हो गए। अब यहाँ पर देखिए 5 दिया, कितने हो गए, 15। अब देखिए दिखने में तो आपको पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न बिल्कुल सेम दिख रहा होगा, लेकिन देखिए कहीं भी मैंने अनावश्यक आपका समय खर्च नहीं किया। इसमें देखिए कोई नई चीज थी, इसीलिए अपन इस प्रश्न को लिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे ये जो पीछे जो आंसर है वहां पर हमें 15 प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो अब इसका आंसर आप जल्दबाजी में लिखे तो कहीं ऐसे, जैसे मैंने पिछले प्रश्न में बताया था वैसे आप लिख देंगे तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, अब ये गलत क्यों होगा, क्योंकि देखिए तरीका तो अपन ने वही अपनाया है जैसा हमने पिछले प्रश्न में किया था। बिल्कुल यहाँ 18 लिखे हैं, दोनों का गुणा किया 15, तो आंसर सही होना चाहिए। लेकिन गलत क्यों होता है, क्योंकि हमें यहाँ पर ये देखना पड़ता है कि हमने आधार क्या लिया है। ठीक है, हमने आधार किसका लिया, 10 का ही आधार लिया है। तो यहाँ जो आंसर जो आएगा ना वो 10 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। जैसे हमने सामान्य प्रश्न अपन क्या करते हैं, जब भी 10 से ज्यादा तो अपन को हासिल चढ़ाते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा। तो ये जो प्रश्न है इसमें 15 की बजाय एक जो है, इस एक को यहाँ पर हमें इधर स्थानांतरित करना पड़ेगा, इसके साथ में इधर जोड़ना पड़ेगा। वही बिल्कुल काम है, जैसे 2 अंक हो रहे हैं तो ये आगे वाला जो है वो हासिल के रूप में आगे चला जाएगा। यानी हमारा आंसर जो होगा ये ना होकर क्या होगा, देखिए 18 में ये एक जुड़ जाएगा, यानी कितने हो जाएंगे, इधर तो 19 और यहाँ क्या बचा, केवल 5। यानी हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 195। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना पड़ता है। अब अगर आधार 10 की जगह अगर ये 100 होता, मान लीजिए आधार कितना होता है यहाँ पर 100, तब तो यहाँ 15 जो अगर आंसर आते तो वो चलता, हम 18 15 सीधे लिख देते। और अगर यहाँ आंसर अगर 100 से ज्यादा आता, मान लो यहाँ पर 115 आते, तो हम यहाँ पर एक का स्थानांतरण करते हैं। ठीक है, तो ये चीज अपन को इसमें समझनी जरूरी है कि हमारे जितना आधार लिया है उससे यहाँ पर आंसर अधिक नहीं होना चाहिए। जो भी आगे अंक आते हैं उनको अपन को इधर स्थानांतरित करके इधर आपको जोड़ना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है उसमें हम ये कर रहे हैं कि देखिए दिखने में तो बिल्कुल सिंपल सा लग रहा है, लेकिन इसका उद्देश्य मुझे केवल सिंपल सा 8 और 9 का गुणा करना नहीं है। देखिए आपने पहले भी अभी चर्चा की है कि विचलन जो है वो प्लस और माइनस दोनों ही होते हैं। तो अपन माइनस में अगर विचलन आए तो उसका गुणा अपन कैसे करते हैं उसको भी अपन थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास 2 संख्या है, कौन से, एक 8 और एक क्या है, 9। ठीक, तो पहले तो मैं इनका विचलन लिख देता हूँ। विचलन कैसे आएगा, मुझे आधार देखना पड़ेगा। आधार तो क्या होगा, अभी अपने देखा ही है, एक अंक वाली संख्या है तब भी उसका आधार अपन क्या लिखेंगे, 10 का ही आधार मान के अपन इसको करेंगे। तो ये आधार देखिए 10 से कितना कम है, 2 कम है, तो इसका विचलन जो होगा -2 हो जाएगा। 9 जो है वो कितना कम है, 1 कम है, तो ये भी आ गया माइनस। यानी कहने का तात्पर्य विचलन जो है हमारे प्लस माइनस दोनों ही आ सकते हैं। तो प्लस वाले तो अपन ने देख लिया अभी कि भी कैसे होगा, उसका देखिए अंक 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं। तो 2 अंक आए तो अपन को स्थानांतरित करना वो अपन ने सीखा। चलिए अब इसको भी थोड़ा अपन देख लेते हैं कैसे करना है। अब देखिए पहले भाग, तो इसमें वही 2 भाग तो करने ही है।
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हमारा जो तरीका है वो बदल जाएगा। क्या बदलेगा? उसमें तो हमने देखे क्या किया था, इसको इसको हमने जोड़ा था। अब यहाँ पर जब माइनस है तो हम माइनस कर देंगे और कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। क्या करना है हमें यहाँ पर, 8 में से हम 1 को माइनस कर दो, ठीक है, तब भी हमारा आंसर वही आएगा। और हम चाहें तो 9 में से 2 को माइनस कर दो, तब भी आपका आंसर वही आएगा। यानी कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है, विचलन चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, ठीक है। तो अब इधर क्या करना है, -2 का और -1 का गुणा करना है, ठीक है। अब यहाँ पर तो देखिए 8 में से मैंने 1 माइनस कर दिया, कितने हो गए 7। यहाँ पर माइनस का माइनस से गुणा कर दिया, प्लस हो गए, 2 एकम 2 हो गए, ठीक है। तो अब यहाँ पर तो देखिए एक ही अंक आ रहा है, तो पहला अंक 7 और दूसरा अंक हो गए 2। तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब देखिए दिक्कत कहाँ आएगी, जब हमारे पास ऐसा हो कि एक तो विचलन प्लस का हो और एक विचलन अगर माइनस का हो, तब जाके थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो अगले एग्जाम्पल को उसी को पहले समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो माइनस से पहले मेरे दिमाग में आ रहा है कि अपन जब जीरो का तो अपने देखा ही नहीं, तो अपन ये भी देख लीजिए अगर विचलन मान लो अगर जीरो भी आ जाए तो उसका हम गुणा कैसे करेंगे। तो संख्या देखिए मेरे सामने एक तो है जैसे 13 और एक मुझे गुणा करना है इसका 10 के साथ, ठीक है। तो पहले तो मुझे क्या करना है, वही आधार तो कितना है, 10 का ही आधार है। तो यहाँ पर तो देखिए इसका विचलन कितना आएगा, 13 का, तो 3 ज्यादा है तो 3 हो गए। अब 10 आधार है और संख्या भी 10 है, तो इसका विचलन कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। तो एक 0 वाला भी अपन देख लेते हैं करके, क्या उसमें कुछ समस्या आएगी या सिंपल ही रहेगा। तो वही तरीका तो वो का वो है, या तो 13 में 0 प्लस कर दो या 10 में 3 प्लस कर दो, क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं 13 में 0 को प्लस कर दिया, ठीक है। और इधर क्या करना है, मुझे 3 और 0 का गुणा करना है, ठीक है। तो 13 का 0 से 13 में 0 प्लस कर दिया, कितने हो गए 13, 3 का 0 से गुणा कर दिया 0, तो आंसर आ गया 130। यानी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, बस हमारा तरीका जो है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अपन वो लेते हैं जब एक प्लस हो और एक माइनस हो, तो उसको अपन कैसे कर सकते हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेरे सामने, अगर मुझे 12 और 9 का गुणा करना है, ठीक है, कौन सी विधि से, निखिलम सूत्र के द्वारा अगर गुणा करना है, तो पहले तो क्या करना, वही मैं आधार मान लेता हूं। आधार तो देखिए सारे प्रश्नों में 10 का ही आधार है, तो ज्यादा हमें सोचना नहीं पड़ेगा। अब ये देखिए 12 है तो विचलन कितना हो गया, 10 से 2 ज्यादा है, मतलब प्लस के 2 आ गए। और ये 9 है, मतलब 10 से कितना, 1 कम है, ये माइनस में आ गया, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमारा सही है, ठीक है। अब देखिए दिक्कत यहाँ आ रही है, एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो अब इस प्रश्न को अपन क्या करें, क्या इसमें से यहाँ अगर देखिए मैं अगर इस संख्या को अगर लेता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 12 में से 1 माइनस करना पड़ेगा, 12 माइनस 1 करना पड़ेगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 11 आएगा। और अगर मैं चाहूं तो 9 प्लस 2 भी कर सकता हूं, देखिए 9 प्लस 2 भी करोगे तो भी आपके 11 आएगा। यानी यहाँ तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आ रही, ठीक है। यानी आगे चाहे बोलिए प्लस में हो, एक माइनस में हो, चाहे दोनों माइनस में हो, चाहे दोनों प्लस में हो, तो आगे वाले भाग में तो आपको कहीं भी समस्या नहीं आएगी। चाहे बोले आप 12 में से 1 लिख दो तब भी चलेगा, अगर आप 9 प्लस 2 लिख दो तब भी चलेगा, ठीक है। अब पीछे समस्या आएगी, देखिए यहाँ तक तो समस्या नहीं आ रही है कि +2 का और -1 का गुणा करना है, तो वहां गुणा करने में तो हमको समस्या नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ तो देखिए पहले अपन काम कर लेते, 12 में से 1 माइनस कर दिया, कितने हो गए 11, यहाँ गुणा कर दो, प्लस माइनस माइनस हो गया, यानी माइनस के 2 आ गए, ठीक है। तो यहाँ तक तो सही है। अब देखिए दिक्कत ये आएगी कि अब हमें इसका आंसर कैसे लाना है, कि अगर मैं 11 में से अगर 2 माइनस करूं तो मेरा आंसर 9 आ जाएगा। अब 9 तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता, इतना अपन को पता है कि भाई 12 का 9 से गुणा करना है, तो इसका आंसर 9 तो नहीं आ सकता। तो अब ये आंसर कैसे आएगा, तो इसके लिए देखिए अगर यहाँ पर देखिए 2 अंक होता तो क्या करते हैं अपन, यहाँ से इसका पक्षांतर करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमारा आंसर इधर वाला भाग जो है वो हमारा अगर माइनस में आ रहा है, तो हमें क्या करना है, यहाँ से एक इधर उधार देना है, ठीक है। अब देखिए उधार वाली प्रक्रिया तो वही चलेगी जैसे अपन माइनस में लेते हैं, तो यहाँ से एक जो उधार जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, एक आधार के बराबर मिलेगा। जितना अपन ने आधार लिया है वो हमें यहाँ से उधार मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप एक उधार, यहाँ कितने बच गए 10, यहाँ पे मैंने एक आधार लिया, कितना लिया 10, तो 10 में से मुझे यहाँ पर 2 माइनस करने हैं, ठीक है। अब ये देखिए 10 कौन सा लिखे, मैंने ये वाले 10 नहीं लिखे, आप दिमाग में रखना, ये कौन सा लिए, यहाँ से हमने जो एक उधार लिया है, तो एक आधार का मतलब हमको एक आधार यहाँ से उधार मिला ही नहीं, हमको 10 उधार मिले हैं। 10 में से मैं -2 करूंगा तब जाके मेरा आंसर आ जाएगा। 10 में से 2 माइनस कर दिए, कितने बच गए 8, यानी जो आंसर आ गया मेरा 108। अब मेरा आंसर बिल्कुल
सही है। ठीक है, तो इस तरह से अपन जो अगर एक प्लस में और एक माइनस में हो तो इसको भी अपन आसानी से गुणा कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा-सा हमें यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर अपन को उधार वाली प्रक्रिया करनी पड़ेगी। तो ऐसे एक और प्रश्न को अपन देख लेते हैं ताकि अपना जो ज्ञान जो वो थोड़ा और ज़्यादा स्थायी हो जाए। ठीक है, तो मुझे अगर 8 और 16 का अगर गुणा करना है, ठीक है, तो एक संख्या कौन सी है 8 और दूसरी कौन सी है 16। इन दोनों का मुझे गुणा करना है तो पहले तो वही काम आधार, आधार तो कितना होगा भाई 10 का ही आधार है दोनों में। तो ये तो देखिए 10 से कितने कम है 2, तो इसका विचलन हो गया -2। ये 10 से कितने अधिक है 6 अधिक है, तो इसका हो गया +6। ठीक है, अब इसको करने का तरीका तो बिल्कुल वही रहेगा जैसा आपने पिछले प्रश्न में किया था। क्या करना है हमें 2 भाग करने हैं। अब पहला काम या तो मैं 8 में 6 जोड़ दूं, कितने हो जाएंगे 14 हो जाएंगे, या मैं 16 में से 2 माइनस कर दूं तब भी कितने हो जाएंगे 14। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया 8 + 6। ठीक है, आगे बढ़े। अब इधर क्या करना है मुझे -2 और 6 का गुणा करना है। तो ये तो कितने हो गए 14 हो गए, और ये हो गए -12। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न को मैंने इसलिए लिया है कि पिछले में तो मैंने जब माइनस प्लस किया था एक ही अंक हमारे सामने आया था, तो हमने 10 में सीधा माइनस कर दिया। अब हो सकता है कि यहाँ पर 2 अंक भी आ जाए, क्योंकि अपन जब गुणा करेंगे विचलन का तो संख्या 10 से बड़ी भी तो आ सकती है, तब हम क्या करें फिर समस्या आएगी। तो इसके लिए अपन इस एग्जाम्पल को भी अच्छे से समझेंगे तो फिर आपको ये कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। अब इसको आगे कैसे करना है तो देखिए, अब यहाँ पर मुझे क्या करना है माइनस के 12 प्राप्त हो रहे हैं। अब माइनस के 12 है, अब यहाँ से अगर मैं एक यहाँ से अगर आधार उधार लेता हूँ तो कितने आएंगे 10 आएंगे। अब 10 में से 12 तो माइनस हो नहीं सकते, फिर दिक्कत वो क्यों आएगी, वापस माइनस के 2 बचेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से जरूरी नहीं है कि आप यहाँ से एक आधार ही उधार ले सकते हैं। ठीक है, हमें उतने आधार ले सकते हैं जितने हमको यहाँ पर आवश्यकता हो। जैसे मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि 10 से तो मेरा यहाँ काम नहीं चलेगा, मतलब मुझे 2 आधार की जरूरत पड़ेगी ताकि मुझे 20 मिल जाए। तो अपन यहाँ से 2 कम कर देंगे, तो यहाँ कितने रह जाएंगे 12, और यहाँ से मैंने 2 आधार ले लिए यानी 20 हो गए। ठीक है, अब 20 में से मैं 12 माइनस कर दूंगा, तो अब पीछे जो रह जाएंगे वो मुझे धनात्मक रह जाएंगे यानी 8 रह जाएंगे। तो अब मेरा आंसर आ जाएगा 128। ये बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, आपको कहीं भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो आशा करूंगा आज की वीडियो में हमने बहुत ही सरल तरीके से, एक तो हमने ये देखा था कि एकाधिक पूर्वांक के द्वारा हम किस तरह से संख्याओं को घटा सकते हैं, और साथ ही महत्वपूर्ण जो बिंदु जो था वैदिक गणित का, वो कक्षा 5 में जो दिया हुआ था कि निखिलम सूत्र से हम गुणा की प्रक्रिया कैसे कर सकते हैं, तो वो हमने बहुत ही सरल तरीके से सीखने की कोशिश की है। देखिए फिर भी इसमें हो सकता है कि भाई नई चीज जो है तो इसमें आपको कहीं भी दिक्कत आ सकती है, तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें कि आपको कौन सी चीज ऐसे जो आप थोड़ा सा मिस हो गए हैं, या उससे आप अनभिज्ञ हो गए, या थोड़ा सा उसमें समझने में कंफ्यूजन हो रहा है। तो अपन कोई नहीं, अगले वीडियो में इसको और भी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर निखिलम सूत्र से हम गुणा कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और तो आप अपनी गाइड में जितने भी ऐसे प्रश्न दिए हुए हो तो आप उनको भी अच्छे से हल कीजिए, उसमें भी आपको कहीं समस्या आ रही हो। हाँ, इतना जरूर ध्यान रखिए, देखिए आपकी गाइड जो है मैंने अक्सर देखी है, चाहे आप कोई भी गाइड उठा के देख लीजिए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, तो सारे गाइडों में जो प्रश्न जो देते हैं वो बहुत ही हाई लेवल के भी साथ में देते हैं। यानी देखिए जितना अपना सिलेबस है, और इस बार तो देखिए बिल्कुल कहा स्पष्ट रूप से कह दिया कि जो सिलेबस में जो चीज लिखी हुई है उस सिलेबस से कुछ भी बाहर नहीं आएगा। तो हम अनावश्यक रूप से फालतू के जो आपके जो गाइड में जो दिए हुए हैं आप उनको टच ही नहीं करें। मैं तो ये कहूंगा कि देखिए जो कोर्स में वैदिक गणित का मैं आपको कह दूं कि बस इतना ही है, एकाधिकन वाला आपके कोर्स में है, एक न्यूनियन वाला आपके कोर्स में है, एकाधिकन पूर्वन आपके कोर्स में है, एक न्यूनियन पूर्वन कोर्स में है, और उसके साथ में केवल निखिलम सूत्र के द्वारा गुणा करना, इतना ही हमारे वैदिक गणित है। उसके आगे देखिए न तो कक्षा 6 से लगाकर 10 तक कहीं भी वैदिक गणित आपके किताब में नहीं दी हुई है, और आरबीसी की बुक में या सीबीएसई की बुक में, तो हम अनावश्यक रूप से क्यों पढ़े। हो सकता है ये गाइड वाले तो है जो वो अपने आप को अच्छा बताने के लिए बहुत सारी चीजें देंगे, उसमें आगे घनमूल और वर्गमूल वो भी मैंने देखे बहुत सारी गाइडों में दिए हुए, तो आप कहीं भी उनको टच ही नहीं करें। बस आप इतना ही अगर करेंगे तो सफिशिएंट रूप से मैं कह सकता हूँ कि वैदिक गणित से अगर कुछ भी प्रश्न अगर आता है तो आप इन 2 वीडियो के अलावा आपको कहीं भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अपन अभ्यास प्रश्न जब करेंगे तो उसमें मैं अच्छे अच्छे प्रश्न जरूर लूंगा ताकि अपना अभ्यास है वो और भी बेहतर हो जाएगा। तो बने रहिए चैनल के साथ और अपना अभ्यास इसी तरह जारी रखिए। और अगर एक बार पुनः निवेदन कर दो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए आपको इस पर कहीं भी आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी, और एक बहुत ही बेहतर प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा अपने अभ्यास के लिए। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करें, अपने साथी से शेयर भी करें ताकि उनको भी इसी तरह से बेनिफिट मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ और नए अभ्यास प्रश्नों को लेकर। तब तक अपना अभ्यास बनाए रखिए। धन्यवाद।